हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे कुछ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बहुत बेसिक से मैंने 2 से 3 स्टेप्स बताए थे। जैसे कि सबसे पहले गिवन लिखना, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। गिवन लिखेंगे तो गिवन लिखने के साथ ही आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा कौन सा लगाना है। तो फॉर्मूला यूज करके जब भी आप फॉर्मूला लिखें तो उसको हमेशा बॉक्स में इनक्लोज करना है। बॉक्स में इनक्लोज करना, सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आए। ऐसे कुछ मैंने स्टेप्स बताए थे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, हमारी प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके एक दोबारा से आप छोटा सा रिवीजन मार सकते हैं। बाकी आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, क्या होता है इसका मतलब, किस तरह से सॉल्यूशन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बनते हैं, इनके बारे में देखेंगे। आई बेट यू डिडंट नो दिस। सो देख लेते हैं एक बार। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस किसी क्या कहते हैं सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व हो सके, उसका अमाउंट कितना उसमें डिसॉल्व हो सके, वही आपकी सॉल्युबिलिटी होती है। यहाँ पे दे भी रखा है क्या, द मैक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यानी कि किसी सॉल्यूट का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, यानी कि यार समझिए आप क्या कहना चाहता हूँ। किसी भी सॉल्यूट का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सके किसी गिवन टेम्परेचर में, वही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, आसान शब्दों में बोला जाए तो हमारा वैसे नॉर्मली जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है कितना होता है। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 22 डिग्री सेल्सियस या 29 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ होता है। ठीक है, नॉर्मली। अब इस टेम्परेचर पे मान लीजिए एक गिलास पानी रखा है हमारे पास। ठीक है, गिलास थोड़ा टेढ़ा होना है, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे एक करो। ये हमारा ग्लास बन गया पानी का। अब ये बढ़िया पानी ग्लास बना है, इसमें इतना पानी है। अगर हमारा रूम टेम्परेचर 22 डिग्री या 29 डिग्री है तो हमारा ऑब्वियसली बहुत पानी का टेम्परेचर भी कितना होगा, 29 डिग्री सेल्सियस। हम 29 लेके चलते हैं 22 डिग्री होगा। ठीक है, 29 डिग्री सेल्सियस है हमारा। ठीक, अब यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स है, क्वांटिटी फिक्स है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए 2 चम्मच नमक डिसॉल्व कर लिया। नमक हमेशा नमकीन बातें नहीं करते, हम थोड़ी सी मीठी बातें भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने मान ली चीनी डिसॉल्व करा। हमने 1 स्पून चीनी डिसॉल्व करी, बड़े अच्छे से हो गई। सेकंड स्पून करा, 3, 4, 5, 6 6 चम्मच हमने डिसॉल्व कर दिया। अब जो हमने सातवां, यानी कि अगर हमने जब 7 स्पून चीनी को हमने डिसॉल्व करा तो हम देख रहे हैं कि चीनी के कण नीचे ना रह जा रहे हैं, वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहे। ठीक है, चीनी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण है, वो आपके सॉल्यूशन में सबसे लास्ट में आपके डिसॉल्व ही नहीं हुए, आके बैठ गए। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ, शुगर नॉट डिसॉल्व। ठीक है, यानी कि चीनी डिसॉल्व ही नहीं हुई। इससे हमें पता क्या चला, पता ये चला कि जो पानी जो था हमारा, उस पानी की सॉल्युबिलिटी से ज्यादा हो रखा है। ठीक है, पानी की जितनी सॉल्युबिलिटी थी, यानी कि वो अपने अंदर कितना अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व कर सकता है, उसकी लिमिट पे वो पहुंच चुका है। अब हम उससे ज्यादा और शुगर इसमें डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाके बैठ जाए, फायदा नहीं है डालने। तो ये चीज हमारी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी की मदद से ही, किससे, सॉल्युबिलिटी से ही हमारा कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बनता है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बनता है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी हमारी किन चीजों पे डिपेंड करती है, पहले इनको हटा देते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली हमारी 2 चीजों पे डिपेंड करती है। कौन सा, टेम्परेचर। पहला तो टेम्परेचर है, दूसरा क्वांटिटी। ठीक है, इसको अगर हम बहुत छोटे वर्ड्स में बोला जाए, हमें अगर हम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, solubility is directly proportional to temperature and quantity। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है।
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब हम किन चीजों को किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट है या फिर भी डायरेक्टली है। अब डायरेक्टली का मतलब समझिएगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा ग्राफ दे रखा है, नीचे आपका टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। यहाँ से पता क्या चल रहा है, पहले हमारा टेम्परेचर कम था, है ना, फिर हमारा टेम्परेचर धीरे 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 राइज होता चला गया और इस टाइम पे टेम्परेचर हमारा पीक पे है। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। देखिए दोबारा से बताता हूँ, ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है, जो इससे पहले मैंने बताया वो नॉर्मली जो आप देख के ग्राफ सोचते हैं वो बात बताई। अब इसमें ग्राफ एक्चुअल में क्या कह रहा है, जैसे जैसे अब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक, क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कैसे, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, वैसे वैसे हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक। यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि टेम्परेचर पहले मान लीजिए 0 था, फिर हमारा यहाँ पे 10 डिग्री हो गया, यहाँ पे 20 डिग्री हो गया, करते करते हमारा यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया, लिख ही लेते हैं ऊपर हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करते करते 50 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री पे सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, 10 डिग्री पे थोड़ी बहुत हुई, फिर 30 डिग्री पे आ गए अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी, यानी कि मीडियम हो गई सॉल्युबिलिटी हमारी, फिर 50 डिग्री पे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बेटे जब हमारी टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होंगे हमारे तो उनके बीच में ना क्या होती है, स्पेस बढ़ती है, क्या बढ़ती है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ती है। स्पेस बढ़ेगी, जगह बढ़ेगी, तो और ज्यादा जिन चीजों को डाला गया है उनके पार्टिकल्स इसके बीच में आके फिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा स्पेस, ठीक है। कभी देखना पानी जब गर्म करते रहते हैं, जब चाशनी बनाते हैं तो पानी गर्म करते करते उसमें चीनी डालते रहते हैं, चीनी डिजोल्व होती रहती है, क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहती है पानी की, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दूसरा क्वांटिटी, जैसे मैंने अभी आपको मैंने इस वाले एग्जांपल में बताया था कि हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी में पानी था, उसमें हमने कुछ 6 चम्मच हमने चीनी डाली, डिजोल्व हो गई, 7वीं चम्मच डाली तो डिजोल्व नहीं हुई थी। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूं, अगर पानी का लेवल बढ़ा के मैंने इतना कर दिया मान लो, ठीक है, इतना और बढ़ा दिया, तो इसमें 7 चम्मच, 8 चम्मच, 9 चम्मच, 10 चम्मच चीनी तक मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी फर्क पड़ता है, क्वांटिटी बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हमारा इसका डायरेक्टली रिलेशन। अब इसी से सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब बनता है, अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट दैट टेम्परेचर। अभी यहाँ पे आपने देखा था, अभी आपने यहाँ पे देखा था क्या, कि हमने इस पानी में 6 चम्मच चीनी डाली और 7वां चम्मच जब डाले डिजोल्व नहीं हुआ, तो यानी कि 6 चम्मच क्या थी, उसकी लिमिट थी। अब जिस लिमिट पे पहुंच चुका है यहाँ पे, अगर आपने 6 चम्मच चीनी डाल के उसकी लिमिट पे अगर हम आ गए हैं तो वो सोल्यूशन हमारा क्या बन गया है, सैचुरेटेड, यानी कि इसके बाद हम जितना भी डालेंगे वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट, यानी कि वो सोल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट नहीं डाल सके, और ज्यादा सोल्यूट डाल के मिक्स नहीं कर सकते या डिसॉल्व नहीं कर सकते किसी गिवन टेम्परेचर पे, वही हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ना छोटा सा दे भी रखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस विद हीट, वही जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वहां पे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सेपरेट यानी अलग अलग करते कैसे हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारे दो मेथड दे रखे हैं, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। क्या होता है इसका मतलब, यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड्स, क्या लिखा है इसमें, यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन, स्लो कूलिंग फॉर्म्स परफेक्ट क्रिस्टल्स। मतलब क्या है इसमें, अगर हमने किसी सॉलिड को, अगर हमने किसी ने पानी में डाल रखा है, डिजोल्व कर रखा है, ठीक है, हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं। क्रिस्टलाइज करते कैसे हैं, वो उसको धीरे 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 कूल होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड, जैसे हमने पानी और चीनी का वो बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था, उसमें से हमें चीनी वापस चाहिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जब जैसे हमने चाशनी बनाई थी उसको हम धीरे 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 कूल होने देंगे तो वो एक टाइम के बाद आगे वो क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, ठीक है। ये बहुत परफेक्ट तरीका होता है किसी भी प्योर सॉलिड को ऑब्टेन करने का। क्रिस्टल्स भी बहुत परफेक्ट बनते हैं, मोस्टली ये साइंस लेबोरेटरीज में इनका यूज करते हैं। डिस्टिलेशन में आते हैं, डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, सेपरेट्स मिसिबल लिक्विड्स विद
हीट लेस देन हीट जो है ग्रेटर देन 25 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि दे रखा है, बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें बोला गया मिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स हो सके, ठीक है। मिसिबल का मतलब वैसे ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, फिर मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, मिक्सेबल यानी कि जिन्हें हम मिक्स कर सके, यहाँ पे मिक्स हो रखे हैं वो होते हैं मिसिबल, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, सेपरेट्स मिसिबल लिक्विड, ठीक है, यानी कि जो हमारे पे जो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं, जिसमें चीजें मिक्स हो सकती हैं, वो मिसिबल लिक्विड्स विद बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले, उनमें हम डिस्टिलेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले उसको गर्म करते हैं, करने के बाद उसका वेपर बनता है, वेपर बनने के बाद उसको हम कंडेंस करते हैं। कंडेंस का मतलब क्या होता है, उसको हम ठंडा करते हैं दोबारा से, ताकि वो दोबारा से लिक्विड बन जाए और वो किसी दूसरे चेम्बर में जाके वो इकट्ठा होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई एक बर्तन सा दे रखा है, यहाँ पे इसको इसको हीट कर रहे हैं, जहाँ मैंने रेड से कलर फिल करा है, यहाँ पे हीट कर रहे हैं। हीट करने पे क्या बनेगा, इसका वेपर बनेगा, वेपर ऊपर वाले चैम्बर में जाएंगे। यहाँ पे छोटी छोटी पाइप्स आ रही हैं, इन पाइप में क्या जाएगी, वेपर्स यानी कि स्टीम, भाप जाएगी। अब ये वाला जो चैम्बर है यहाँ पे, ये वाला चेम्बर क्या है, कूलिंग चेम्बर है। अब कूलिंग चेम्बर में क्या होगा, यहाँ पे पानी से या फिर किसी भी चीज से इसको कूल कर रहे होंगे। जैसे ही भाप यहाँ पे जाएगा, ठंडा इन्वायरमेंट पाते के साथ ही वो भाप बदल के क्या बन जाएगा, वो पानी बनेगा, पानी बन के वो इस वाले चैम्बर में इकट्ठा होता रहेगा, होता है, ये चीज होती है। तो एक जगह से भाप एक जगह पे हम उस लिक्विड को यानी कि उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हीट करेंगे, जिसका भाप है दूसरे चैम्बर में ट्रांसफर करेंगे। दूसरे चैम्बर में क्या होगा, वो हीट होगा, हीट होने के बाद क्या होगा, वो ठंडा जो चैम्बर है, वो कूलिंग चैम्बर होता है, उस भाप को ठंडा करेगा, भाप ठंडा होगा तो लिक्विड में बनेगा। तो यहाँ से हमारे दो मिसेबल लिक्विड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। मान लीजिए हमने पानी और तेल को एक दूसरे में क्या कर रखा है, हमने मिक्स कर रखा है, वैसे हम नॉर्मली तो निकाल नहीं सकते। तो इसमें करेंगे क्या, कि हम इसमें उबालना शुरू करेंगे, उबालते उबालते पानी जो ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑब्वियसली वो ज्यादा होता है पानी के मुकाबले। तो जब हम बॉईल करना स्टार्ट करेंगे तो पानी हमारा वेपराइज होगा, पानी वेपर होगा तो पानी का भाप हमारा बस इधर आ जाएगा और ऑयल हमारा यहीं पे रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑयल यहाँ चला जाएगा और पानी हमारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से हम किन्हीं भी दो मिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अगला देख लेते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का बेटा यूज कहाँ होता है, सेपरेटिंग नेचुरल कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स और चेकिंग प्योरिटी ऑफ डाई। जो हमारे कपड़ों में, बेडशीट्स में, इन सब चीजों में डाई का यूज करते हैं, कलर्स का यूज करते हैं, उन सब की प्योरिटी चेक करने के लिए। और जो हमारे फ्लावर्स के कलर्स होते हैं उनको अलग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, पेपर क्रोमेटोग्राफी का। इस प्रोसेस में होता क्या है, A technique to separate, क्या लिखा है इसमें, A technique to separate components of mixture like ink pigments, यानी कि कोई हमने मिक्सचर बना रखा है, मान लीजिए इसमें बहुत कलर, इसमें कलर्स हैं यानी इंक है, तो उसको हम अलग करते हैं कैसे, बेस्ड ऑन हाउ फास्ट दे ट्रेवल थ्रू अ सॉल्वेंट ऑन पेपर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो कलर्स थे, ब्लू और पिंक। इनको इन्होंने किसी पेपर से टच कराने के बाद देखिए यहाँ पे कलर किस तरह से फैलना शुरू हुए। तो इस तरह से हम दो कलर्स को इन्होंने क्या करा, यहाँ पे सेपरेट करा, एक पिंक को अलग सेपरेट कर दिया, क्या कहते हैं, ब्लू को अलग सेपरेट कर दिया। यहाँ पे डिपेंड करता है कितना फास्ट कौन सा सॉल्वेंट उस पेपर पे ट्रेवल करता है, उसके बेस पे ये जो कलर्स होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, सेपरेटिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अलग करने की बात करी गई है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मैंने लास्ट टाइम बताया था। हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो सही से डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें क्या आता है, फनल एंड सब्लिमेशन आता है। हम फनल के बारे में जरा देखते हैं क्या है। सेपरेटिंग फनल में क्या है, यूज्ड फॉर इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल इन वाटर, ठीक है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना ऑयल इन वाटर का, वो बस एक जस्ट एग्जांपल था समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। ऑयल एंड वाटर को जब हम यूज करते हैं, क्योंकि ऑयल कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होता। मैंने वही बताया था, मिसिबल वो होते हैं जो मिक्स हो सके और इमिसिबल वो होते हैं जो मिक्स ना हो सके। तो ऑयल एंड वाटर कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता, ठीक। तो इसको अलग करने के लिए क्या तरीका है, देखिए यहाँ पे, एक हमारे पास मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन में पानी भरा है, उसमें हमने तेल डाल दिया। तो तेल आपका अलग ही ऊपर से लेयर बना लेगा, ठीक है। ये मान लीजिए जो लेयर है ये आपकी होगी ऑयल की,
और ये हमारा क्या है, वाटर है। तो इन दोनों की अलग अलग सेपरेट लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब इसको अलग करने का क्या तरीका है, कुछ नहीं, जैसे इन्होंने सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, ऑयल आपका ऊपर रह जाएगा और आपका पानी आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी नॉब होती है, यहाँ पे नॉब होती है, जैसे हमारी टोटियां होती है ना, खोल देते हैं तो पानी गिरता है, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा खोल देंगे, बूंद 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 बूंद, यहाँ पे आपका छोटा सा डिस्पेंसर लगा रहता है, और डिस्पेंसर कह रहा हूँ सॉरी, एक कंटेनर होता है छोटा सा, ये पानी कलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे पानी कलेक्ट होता रहेगा, यहाँ पे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, कलेक्ट होता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे पानी का बहुत छोटा सा अमाउंट बचा होगा और उसके बाद ऑयल ऑयल रहेगा। तो यहाँ पे नॉब क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा वाटर और ऑयल सेपरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे देखिए अब लेबल भी कर रखा है, जो ऊपर जो ब्लू लेयर है वो क्या है हमारा, केरोसिन ऑयल, नीचे वाली लेयर क्या है हमारा, वाटर। तो यहाँ पे जब तक पानी खत्म होगा तो नॉब बंद कर देंगे, पानी और तेल हमारा अलग हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में अब बहुत जल्दी मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।